नमस्कार बच्चों, गायत्री विद्या मंदिर के YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। आपकी कक्षा 12 की अनिवार्य हिंदी की क्लास में हम पढ़ रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भाषण का अंश सफल प्रजातंत्रवाद के लिए आवश्यक बातें। अब तक हमने पढ़ा कि प्रजातंत्र की सफलता के लिए लेखक किन किन बातों को आवश्यक बताते हैं। तो पहली शर्त हमने पढ़ी थी सरकार का निषेध, दूसरी हमने पढ़ी थी विरोधी दल का होना, और तीसरी हमने क्या पढ़ी थी, कानून व शासन की दृष्टि से समानता। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं वही। और हमने अमेरिका में प्रचलित विकृत शासन पद्धति के विषय में भी कल पढ़ा था कि क्या अमेरिका में प्रचलित विकृत शासन पद्धति क्या थी, कि अमेरिका में पहले ऐसी व्यवस्था थी कि चुनाव के बाद नई सरकार सत्ता में आने पर सभी सरकारी कर्मचारियों को हटा दिया जाता था और फिर जो सत्तारूढ़ दल के अनुसार नई नियुक्तियां होती थी। इससे क्या होता था, शासन निष्पक्ष नहीं रह पाता था, अव्यवस्था फैलती थी, और तभी इस पद्धति को क्या नाम दिया गया, विकृत शासन पद्धति। तो ये इसी बात के लिए कहा गया है, कानून और शासन की समानता के विषय में ही ये अमेरिका में प्रचलित विकृत शासन पद्धति का जिक्र भी किया गया कि कानून और शासन में बिल्कुल क्या होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए, जिससे कि न्याय व्यवस्था संतुलित बनी रहे, जिससे सरकार, प्रशासन, कानून और शासन में अव्यवस्था उत्पन्न ना हो सके। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे, न्याय संगत रहे और राजनीति से दूर रहे, इसलिए इंग्लैंड में लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। ठीक है, किसके लिए, ताकि शासन व्यवस्था शुद्ध बनी रहे। इसके लिए क्या किया उन्होंने, इसके लिए इंग्लैंड के लोगों ने राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में भेद कर दिया। तो पहले हम बात करते हैं कि राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय है क्या, इनसे तात्पर्य क्या है। बिल्कुल आप प्रश्न लिखेंगे, राजनीतिक कार्यालय तथा सिविल कार्यालय से क्या तात्पर्य है। तो देखिए, राजनीतिक दलों से संबंधित कार्य जो है वो उनके दलीय कार्यालय में होते हैं, और सिविल कार्यालय में सरकारी नीति को लागू करने के कार्य होते हैं। तो इस कार्यालय के कर्मचारी सरकारी और स्थायी होते हैं, जो किसके, सिविल कार्यालय के। यानी सिविल कार्यालय के कर्मचारी सरकारी होते हैं और स्थायी होते हैं। जो राजनीतिक दल सत्तारूढ़ है वे उसी की आज्ञा अनुसार कार्य करते हैं, वो राजनीतिक कार्यालय होते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। तो इंग्लैंड के लोगों ने शासन व्यवस्था को शुद्ध बनाए रखने के लिए राजनीतिक कार्यालय और सिविल कार्यालय में क्या कर दिया, भेद कर दिया गया। ठीक है, सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, ये सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। कौन, सिविल कर्मचारी। इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता, कोई भी मंत्री इनके कार्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कहने का आशय ये है कि कार्यपालिका को स्वतंत्र रूप से कार्य करने देना चाहिए। हमारी जो कार्यपालिका है उसका कार्य स्वतंत्र होना चाहिए, स्वतंत्र, वह बिल्कुल स्वतंत्र हो किसी भी कार्य को करने के लिए। तो यहाँ पर भी देखो, इंग्लैंड में सिविल कर्मचारी स्थायी रूप से बने रहते हैं। कोई भी पार्टी शासनारूढ़ हो, ये सभी पार्टियों की आज्ञा अनुसार कार्य करने वाले होते हैं। तो इनके कार्य में कोई मिनिस्टर हस्तक्षेप नहीं करता, यानी कि कोई मंत्री आकर के ये नहीं कहता कि तुम ये काम करो, इस तरीके से करो। मुझे स्पष्ट रूप में एक अनुभव याद आ रहा है। लेखक अपने किस अनुभव की बात करते हैं, देखें, जो मुझे उस समय हुआ जब मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मेंबर था। आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि लगभग हर वायसराय के नाम दिल्ली में कोई ना कोई स्ट्रीट या क्लब है, या तो किसी गली का नाम किसी वायसराय के नाम पर है, या किसी क्लब का नाम दे रखा है। तो भारत में जितने भी वायसराय बन कर के आए, तो उन सब के नाम पर यहाँ कुछ न कुछ बना हुआ है, यानी कि उनकी निशानी के तौर पर, जिनके नाम पर कोई स्टेट या कोई दूसरी संस्था नहीं। ऐसे एक ही वायसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्टेट या कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है, अंडरलाइन करें आप, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। तो प्रश्न ये भी आ जाता है कि लॉर्ड लिनलिथगो कौन था और उसके प्राइवेट सेक्रेटरी ने लेखक से क्या कहा। प्रश्न लिखें आप,
लॉर्ड लिनलिथगो कौन था, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी ने लेखक से क्या कहा। तो देखें, ये तो हमने देख लिया है कि लॉर्ड लिनलिथगो कौन था, भारत का वाइसराय था। और उसका प्राइवेट सेक्रेटरी देखें लेखक के पास जाता है, क्या कहता है वो हम अभी आगे देखते हैं। हाँ, ऐसे एक ही वाइसराय या गवर्नर जनरल है जिनके नाम पर कोई स्ट्रीट या और कोई दूसरी संस्था नहीं है, और उस गवर्नर जनरल का नाम है लॉर्ड लिनलिथगो। उसका प्राइवेट सेक्रेटरी मेरा मित्र था। उस समय एक पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मेरे पास था और ऐसे बहुत से काम थे जो मेरी ही देखरेख में हो रहे थे। वह आया और धीरे से मुझे कहा, मेरे प्रिय डॉक्टर, क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नामकरण नहीं कर सकते। उसने कहा, यह बुरी तरह खटकता है कि सभी का नाम है, केवल उनका ही नाम नहीं है। क्या कहा उसने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे कौन, लेखक। तो लेखक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंबर थे, तो उन्होंने क्या कहा, उसको आकर के उसने क्या कहा लेखक को कि क्या आप लॉर्ड लिनलिथगो के नाम पर किसी संस्था या कार्य का नाम नहीं कर सकते, क्योंकि सबका नाम है और केवल उन्हीं का नाम नहीं है। ये बात वो कहते हैं। तो मैंने कहा, मैं विचार करूँगा। उन दिनों मैं जमुना के ऊपर एक बांध बनवाने पर विचार कर रहा था, ताकि गर्मी के मौसम में दिल्ली के लोगों को पानी का कष्ट ना हो, क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी सूख जाती है। मैंने अपने सेक्रेटरी को, जिसका नाम H.C. पारायर था और एक जो यूरोपियन था, कहा, पारायर महाशय, वाइसराय के सेक्रेटरी ने मुझे ये बात कही है, क्या तुम समझते हो कि इस संबंध में हम कुछ कर सकते हैं। तो देखो क्या जवाब मिलता है। क्या आप समझते हैं कि उसने उत्तर दिया होगा। उसका जवाब था, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है, यानी कि निष्पक्ष कार्य करना आज के समय में असंभव सा लगता है। लेकिन देखें उस समय उसका उत्तर देखें, बिल्कुल उसने क्या जवाब दिया कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, असंभव लगता है। लेकिन हाँ, मिनिस्टर की इच्छा, क्या कहा उन्होंने कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे या हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज के समय में ऐसा उत्तर बिल्कुल हमें सुनने को नहीं मिल सकता, असंभव सा लगता है। लेकिन उन दिनों ये संभव था क्योंकि ब्रिटेन की तरह हमने भी बुद्धिमत्तापूर्ण फैसला कर रखा था कि सरकार की शासन व्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए। आजकल हम क्या देखते हैं, आजकल प्रत्येक कार्य में, शासन में दखल अंदाजी के अतिरिक्त और कुछ भी नज़र नहीं आता। तो इससे क्या होता है, इससे शासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो जाता है, अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, विकृति आ जाती है कार्यप्रणाली में। तो देखें, सरकार का काम है पॉलिसी या नीति तय कर देना। सरकार क्या करती है, या तो वो नीतियाँ तय कर दे, बस इतना ही काम है सरकार का। उसका ये काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले, ऐसा उसका बिल्कुल भी ये कार्य नहीं है सरकार का। तो देखें, उसका ये काम नहीं कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप करे या पक्षपात से काम ले, ये बात महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि अब हम अंडरलाइन करें आप, अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं, और बस इतना ही अंडरलाइन करें, और कहीं ऐसा ना हो कि हम इस मर्यादा का एकदम परित्याग कर दें। तो आपने अंडरलाइन किया है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप प्रश्न लिखें, अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। लेखक के अनुसार हम किस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। बिल्कुल कहीं से भी प्रश्न उठ सकता है, किसी भी पंक्ति से लिख करके वो पंक्ति लिख करके और पूछ लिया जाता है कि लेखक के अनुसार ये क्या है, या ये कथन किसका है, या किस संदर्भ में आया है, या इसका क्या आशय है। तो देखिए, यहाँ प्रश्न ये बनता है कि अब हम उस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं, तो लेखक के अनुसार हम किस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। तो परंपरा क्या है कि सरकार का काम है शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना। सरकार का काम शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप ना करना है, वह केवल पॉलिसी अथवा नीति तय कर सकती है। तो ये काम पहले होता था, कहा भी है ना लेखक ने कि आज मुझे लगता है कि किसी का ऐसा उत्तर देना असंभव प्राय है। उस समय क्या जवाब था उसका, महोदय, हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए। लेकिन आज ऐसा उत्तर देना असंभव सा लगता है। तो पहले की जो हमारी
परंपरा थी कि शासन व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं किया जाता था, तो वह केवल पॉलिसी अथवा नीति तय कर सकती थी। आज भारत में लोग इस परंपरा से दूर हटते जा रहे हैं। सरकार के मंत्री छोटे छोटे कामों में दखल देने लगे हैं। इससे क्या होता है, सरकारी कर्मचारी जो है वो निष्पक्षतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं। मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है वह यह है, अंडरलाइन करें, विधान संबंधी नैतिकता। तो देखिए यहाँ प्रश्न भी बनता है कि विधान संबंधी नैतिकता किसे कहते हैं। बिल्कुल आप प्रश्न लिखें, विधान संबंधी नैतिकता किसे कहते हैं। तो देखिए विधान संबंधी नैतिकता क्या है, ताकि शासन व्यवस्था सुचारू चले इसके लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, उनका दृढ़ता के साथ पालन करना क्या कहलाता है, विधान संबंधी नैतिकता। यानी कि शासन व्यवस्था सुचारू रहे इसके लिए जो नियम बनाए जाते हैं उनका दृढ़तापूर्वक पालन करना ही विधान संबंधी नैतिकता कहलाता है। तो सफल प्रजातंत्रवाद की चौथी शर्त क्या बताई लेखक ने, विधान संबंधी नैतिकता। तो प्रजातंत्र में बहुमत वाले दल को ही सत्तारूढ़ होने का अधिकार होता है। यदि अल्पमत वाला दल सरकार बनाने का दावा करे तो ये क्या होगा, तो विधान संबंधी नैतिकता के विरुद्ध होगा, क्योंकि हमारे संविधान में, हमारी प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ये व्यवस्था है, ये कानून है कि जिस दल को, यानी कि चुनावों में जो दल, जो पार्टी बहुमत प्राप्त करती है उसी को सत्तारूढ़ होने का अधिकार है, यानी वही अपनी सरकार चुनती है, सरकार बनाती है। लेकिन यदि अल्पमत वाला दल जो है वो भी सरकार बनाने का दावा करे कि नहीं नहीं तू हट, मैं सरकार बनाऊंगा, तो उससे क्या होगा, उससे विधान संबंधी नैतिकता के विरुद्ध कार्य हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो शासन व्यवस्था को सुचारू चलाने के लिए बनाए गए हैं, तो उन कानूनों का, उन नियमों का दृढ़तापूर्वक पालन करना ही विधान संबंधी नैतिकता कहलाता है। तो बिल्कुल यहाँ प्रश्न भी बनता है एक कि विधान संबंधी नैतिकता क्या है। विधान संबंधी नैतिकता के प्रति बहुत सुंदर प्रश्न है, आपको लिखना है ज़रूर। अभी आप पहले प्रश्न लिख दें ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। विधान संबंधी नैतिकता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा है। तो भारत में आप देखते आए हैं, मैं नहीं समझती कि आपको बताने की आवश्यकता है। तो भारत में विधान संबंधी, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि विधान संबंधी नैतिकता क्या है, उदाहरण भी आप समझ चुके हैं कि यदि अल्पमत वाला, यानी कि चुनाव में बहुमत प्राप्त पार्टी जो है वो सरकार चुनती है, उसको अधिकार है सरकार बनाने का, सत्तारूढ़ होने का अधिकार उसी को है। किंतु यदि अल्पमत वाली पार्टी जो है वह भी दावा करे कि सरकार मैं बनाऊंगी, तो वो क्या हो जाएगा, वो विधान संबंधी नैतिकता का पालन नहीं होगा, यानी उसके विरुद्ध कार्य होगा। तो मैंने आपको प्रश्न अभी लिखाया है कि विधान संबंधी नैतिकता के प्रति भारतीय दृष्टिकोण कैसा है। तो देखिए आप भारत में आप क्या देखते हैं, यानी कि यहाँ दृढ़ता से पालन नहीं होता विधान संबंधी नैतिकता का। हमारे देश की प्रजातांत्रिक व्यवस्था में दृढ़तापूर्वक पालन नहीं होता है। हमारे देश के जो नेता है वो आजीवन पद पर बने रहना चाहते हैं। आप देखते हैं कि प्रत्येक नेता में कुर्सी का लालच, सत्ता का लालच जीवन पर्यंत नहीं जाता। यदि पद त्यागना भी पड़े उनको, क्यों त्यागना पड़ता है पद, किसी कारणवश यदि वे अयोग्य प्रमाणित हो जाते हैं या उम्र पार हो जाती है उनकी, या किसी अन्य कारण से वे चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, तो वे क्या करते हैं, तो भी वे उचित अनुचित नैतिक अनैतिक तरीके अपनाते हैं, या फिर अपने किसी परिजन को बिठा देते हैं। यानी कि येन केन प्रकारेण वे सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं, जो कि विधान संबंधी नैतिकता के अनुरूप नहीं है। क्योंकि हमारा विधान क्या कहता है, हमारा विधान जो है वो प्रजातांत्रिक है, जिसमें किसी भी एक व्यक्ति को आजीवन सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं है। जनता स्वयं अपनी सरकार चुनती है और जनता के विश्वास पर्यंत ही वह व्यक्ति जो है सत्ता में बना रहता है। किंतु यदि नेतागण आजीवन कुर्सी पर बने रहने का प्रयास करें, लालच, सत्ता का मोह यदि उनमें है, तो ये क्या है, विधान संबंधी नैतिकता के विरुद्ध कार्य है। और ऐसा ही हमारे देश के नेताओं में देखा जाता है। तो भारत में विधान संबंधी नैतिकता के प्रति दृष्टिकोण जो है वो कैसा है, दृढ़ता से पालन नहीं किया जाता है। किसका, विधान संबंधी नैतिकता का दृढ़तापूर्वक पालन भारत में नहीं किया जाता है। इसी से संबंधित आप एक और प्रश्न लिखें कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति ने विधान संबंधी नैतिकता को किस प्रकार सुरक्षित रखा। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति ने
विधान संबंधी नैतिकता को किस प्रकार सुरक्षित रखा। अभी देखते हैं, चलो इस प्रश्न का उत्तर बिल्कुल आपको हम ये पढ़ेंगे तभी समझ में आ जाएगा। तो देखें, मेरे मत के अनुसार प्रजातंत्रवाद के सफल संचालन के लिए जो चौथी शर्त आवश्यक है वह है कि हम विधान संबंधी नैतिकता का पालन करें। बहुत से लोगों के मन में विधान के लिए बड़ा उत्साह है। मैं उन लोगों में से हूँ जो वर्तमान विधान को एकदम फेंक देने के लिए तैयार है। कम से कम नए सिरे से इसकी रचना करने के लिए लेखक वर्तमान विधान के विरुद्ध क्यों है, उसको एकदम से फेंक देने के लिए क्यों तैयार है, क्योंकि वो नए विधान की रचना करने के लिए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे विधान में कानूनी व्यवस्था तो है, लेकिन जिस चीज़ को हम विधान संबंधी नैतिकता कहते हैं उसका अस्थि पंजर मात्र है, यानी कि ढांचा मात्र है, बिल्कुल व्यवहार में उसे अपनाया नहीं जाता। इंग्लैंड में यह बात विधान की मर्यादा कहलाती है, यानी कि हमारे यहाँ पर जो विधान संबंधी नैतिकता की बात है वही बात इंग्लैंड में विधान की मर्यादा कहलाती है। और लोगों को खेल के नियमों का पालन करना ही चाहिए, यानी कि जो खेल के नियम हैं उनका पालन तो खेल में भी हम करते हैं, तो हमारे शासन व्यवस्था में तो होना ही चाहिए। एक दो बातें जो इस समय मुझे याद आ रही है मैं आपको बताऊं। आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की, ये बात हो रही है अमेरिका और इंग्लैंड के विषय में बात हो रही है कि अमेरिका से बगावत की है 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने अलग होकर के और इंग्लैंड की स्थापना होती है। तो आपको याद होगा कि जब 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत की तो उस समय उनका नेता कौन था? वॉशिंगटन। वही वॉशिंगटन जो अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति बने। ये कहने से कि वॉशिंगटन उनका नेता था, अमेरिकी जीवन में जो उसका वास्तविक स्थान था हमें स्पष्ट नहीं होता। सिर्फ नेता कहने भर से अमेरिकी जीवन में वॉशिंगटन की वास्तविक स्थिति का हमें आभास नहीं हो सकता। तो कैसे होगा? देखें, तो वॉशिंगटन उनका देवता था, वॉशिंगटन उनका भगवान था, यानी इतना भी उसे मानते थे। यदि आप उसका जीवन चरित्र और इतिहास पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि विधान की रचना होने पर वॉशिंगटन ही अमेरिका का प्रथम प्रेसिडेंट चुना गया था। यदि आपको पता हो, भी मैंने बताया आपको कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति रहे, प्रेसिडेंट रहे। जब उसकी अवधि समाप्त हो गई, देखिए मैंने आपको एक प्रश्न लिखाया था, उस प्रश्न को भी आप ध्यान में रखें कि अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति ने विधान संबंधी नैतिकता को किस प्रकार सुरक्षित रखा। तो बिल्कुल अमेरिका में विधान संबंधी जो उन्होंने अमेरिका से बगावत की, 13 अमेरिकी उपनिवेशों ने बगावत करके और इंग्लैंड की स्थापना की। तब उनका जो नेता था वो वॉशिंगटन था और वॉशिंगटन उनका देवता और उनका भगवान था और प्रथम बार प्रेसिडेंट वही चुने गए थे। तो उन्होंने क्या विधान चुना था? उन्होंने विधान में यही रखा था कि कोई भी व्यक्ति आजीवन शासन करने का अधिकारी नहीं होगा, यानी कि अमेरिका में प्रेसिडेंट एक व्यक्ति एक ही बार चुना जाएगा, ऐसे विधान की रचना की थी। किंतु जब इनका वॉशिंगटन का प्रथम कार्यकाल पूर्ण होता है तो क्या होता है वहाँ पर? देखें आप, विधान क्या था कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाएगा। लेकिन जब उसकी अवधि समाप्त हो गई तो क्या हुआ? उसने दूसरी बार प्रेसिडेंट के पद के लिए खड़े होने से इनकार कर दिया। मुझे इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि यदि वॉशिंगटन 10 बार भी प्रेसिडेंट पद के लिए खड़ा हुआ होता तो वह हर बार सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता। क्यों? क्योंकि वो उनका नेता था, वो उनका भगवान था, वो उनका देवता था, वो बहुत लोकप्रिय था वॉशिंगटन। यदि 10 बार भी वो खड़ा होता, प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ता, तो 10 बार भी वो विजित होता, किंतु उसने ऐसा नहीं किया। क्यों उसने ऐसा नहीं किया? लेकिन दूसरी बार उसने खड़ा होने से इनकार कर दिया। जब उसे इसका कारण पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों, तो उसका उत्तर था, प्रियवर, आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। हमने ये विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते थे। अंडरलाइन करते जाएं आप। देखो यहाँ ये प्रश्न भी बनता है यहाँ कि आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान की रचना, विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया है। कि कथन किसका है और किससे कहा गया है, किस संदर्भ में कहा गया है? ये कथन जॉर्ज वॉशिंगटन का है, जो अमेरिकी प्रेसिडेंट थे, प्रथम राष्ट्रपति थे। और जब उनका कार्यकाल संपन्न हुआ तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने या सब लोगों ने उन्हें फिर से राष्ट्रपति के रूप में आने का आग्रह किया।
तब उन्होंने कहा कि आप भूल गए हैं कि हमने इस विधान को किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाया, क्योंकि इंग्लैंड में राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली थी, उससे बगावत करके इन्होंने अलग स्थापना की, अलग राज्य की स्थापना की। तो इन्होंने बिल्कुल उसके विपरीत, राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली के विपरीत उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना की। और सबसे पहली शर्त ही यही रखी कि कोई भी व्यक्ति एक ही बार राष्ट्रपति के रूप में चुना जाएगा, क्योंकि ये पैतृक शासन नहीं चाहते थे, यानी कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली नहीं चाहते थे। कोई भी व्यक्ति एक आजीवन राज शासन में बना रहे, ऐसी वे स्थिति नहीं चाहते थे। इसी से बगावत करके इन्होंने अलग शासन प्रणाली स्थापित की। तो अब अगर जॉर्ज वाशिंगटन बार बार प्रेसिडेंट के रूप में चुने जाते हैं तो बिल्कुल जो स्थिति इंग्लैंड में है वही यहाँ भी हो जाती, जिससे वो ऐसा करना नहीं चाहते थे। हाँ, हमने ये विधान इसलिए बनाया है कि हम कोई, अंडरलाइन करें, हम कोई वंश परंपरागत राजा नहीं चाहते थे, हम कोई पैतृक शासन नहीं चाहते थे, हम कोई अनन्य शासक या डिक्टेटर यानी तानाशाह भी नहीं चाहते थे। यदि इंग्लैंड के राजा की अधीनता त्याग कर आप लोग इस देश में आकर भी मुझको ही प्रतिवर्ष प्रति काल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? यानी कि जो सिद्धांत गढ़े हैं, जो सिद्धांत बनाए हैं यहाँ अलग राज्य की स्थापना करके, उनका क्या होगा? प्रति काल विभाग अपना प्रेसिडेंट बनाए रहने लगे, मेरी ही पूजा करने लगे, तो आपके सिद्धांतों का क्या होगा? जब आप मुझे ही इंग्लैंड के राजा का स्थानापन्न बना देते हैं, स्थानापन्न यानी कि स्थान अलग है लेकिन व्यवस्था वो की वो हो जाती, इंग्लैंड वाली व्यवस्था इधर हो जाती, तब आप क्या कह सकते हैं कि आपने उसके अधिकार के प्रति विद्रोह किया है, यानी कि अपने अधिकारों के लिए विद्रोह करके इधर आए हैं, क्योंकि यहाँ आकर के भी तो आप वही कर रहे हैं। उसने कहा आपका मेरे प्रति जो विश्वास है, जो भक्ति भाव है, उसके कारण आप चाहे मुझ पर दूसरी बार प्रेसिडेंट बनने के लिए दबाव बनाने पर मजबूर हो, लेकिन जब मैंने ही इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है कि मैंने ही ये सिद्धांत निर्मित किया है कि हमें वंशानुगत शासन नहीं चाहिए, तो मुझे आपकी भक्ति भावना के वशीभूत होकर भी दूसरी बार खड़ा नहीं होना चाहिए। तो अंत में क्या हुआ? अंत में लोगों ने उन्हें कम से कम एक ही बार और खड़े होने के लिए राजी कर लिया, उन्होंने मान लिया। लेकिन जब तीसरी बार वे फिर आग्रह करने गए तो उसने धत्ता बता दिया, यानी कि बिल्कुल साफ मना कर दिया। तो अब आपको पता है कि अमेरिका में ये परंपरा है कि कोई भी एक व्यक्ति 2 बार राष्ट्रपति के रूप में चुनाव लड़ सकता है, किंतु तीसरी बार नहीं, यानी 2 बार से अधिक नहीं। तो जॉर्ज वाशिंगटन ने इस प्रकार अमेरिका में विधान संबंधी नैतिकता का पालन किया। ठीक है, किस प्रकार किया आप जानते हैं, आप समझते हैं कि उन्होंने प्रथम बार राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने पर जब उनसे कहा गया तो उनकी भक्तिवश, प्रेम और भक्तिवश उन्होंने क्या किया? वे तैयार हो गए, यानी कि उन्होंने लोगों के आग्रह करने पर वो एक बार तो मान गए, यानी कि राष्ट्रपति बने, लेकिन लोगों के बहुत आग्रह करने पर दूसरी बार भी राष्ट्रपति बने, लेकिन तीसरी बार उन्होंने उस पद को स्वीकार नहीं किया। तो प्रजातंत्र का विधान ये है कि राष्ट्रपति एक कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है, उसके बाद किसी अन्य को उस पद पर काम करने का अवसर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार उसने अपने अनुयायियों के अनुरोध को उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यद्यपि भारत में आज सत्तालोलुप नेताओं का बोलबाला है, बिल्कुल ये प्रश्न बताया मैंने आपको, परंतु भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी दूसरी बार राष्ट्रपति बनना स्वीकार नहीं किया था। प्रश्न यहाँ इस तरह से बन जाता है कि विधान संबंधी नैतिकता का अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन ने किस प्रकार पालन किया था? क्या भारत के किसी नेता के जीवन में ऐसा उदाहरण दिया जा सकता है? ये प्रश्न यूँ भी बनता है। तो भारत में बिल्कुल आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उदाहरण दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी दूसरी बार राष्ट्रपति बनना स्वीकार नहीं किया था। उसके बाद तो आप ढूंढते रह जाएंगे, किंतु आपको ऐसा कोई नेता नहीं मिलेगा जिसमें सत्ता का लालच ना हो। फिर देखें, आगे हम पढ़ते हैं। मैं आपको एक दूसरा उदाहरण दूं। जब आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। देखिए ये एडवर्ड कौन है? एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर। ये एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर जो थे वो एक सामान्य स्त्री से शादी करना चाहते थे। ठीक है, 8वें एडवर्ड थे और उन्होंने क्या किया?
आप 8वें एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर को जानते हैं, जिनका संपूर्ण चरित्र क्रमशः टाइम्स ऑफ इंडिया में छपा है। मैं गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गया था, उस समय वहाँ बड़ा भारी विवाद चल रहा था। विवाद क्या था देखें, प्रश्न यही था कि क्या राजा को अपनी पसंद की किसी सामान्य स्थिति की औरत से शादी करने का अधिकार है। ठीक है, एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर जो कि राजा थे और एक सामान्य स्त्री से विवाह करना चाहते थे, जबकि वह यह भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए, उसको रानी का दर्जा भी नहीं देना चाहता था, अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है जो उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। यानी कि उसको व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं है इतनी कि वो ऐसा काम कर सके। यदि वो ऐसा करना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा, अपने सिंहासन का त्याग करना पड़ेगा। तो श्री बाल्डविन जो थे, बाल्डविन बादशाह की उस औरत से शादी करने का विरोधी था। ठीक है, बाल्डविन कौन थे, बाल्डविन प्रधानमंत्री थे और एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर कौन थे, वो राजा थे वहाँ के। यानी कि एक प्रधानमंत्री और एक राजा, यानी राजा जो है वो सामान्य स्थिति की स्त्री से विवाह करना चाहता है और प्रधानमंत्री जो है वो क्या करता है, वो इसके विरुद्ध है। अब देखो क्या बात होती है, जबकि वह ये भी नहीं चाहता कि वह औरत रानी मानी जाए अथवा उसे इतनी भी व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं और उसे ऐसा करने के लिए सिंहासन का त्याग ही करना पड़ेगा। श्री बाल्डविन यानी प्रधानमंत्री बादशाह कौन, एडवर्ड ड्यूक ऑफ विंडसर के उस औरत से शादी करने का विरोधी था। वह किसी तरह राजी नहीं हो सकता था। उसने कहा, यदि तुम मेरा कहना नहीं मानते तो तुम्हें राजगद्दी छोड़ देनी पड़ेगी। तो हमारा मित्र चर्चिल 8वें एडवर्ड का मित्र था, वह उसे उत्साहित कर रहा था। क्या उत्साहित कर रहा था, क्योंकि राजा था, वो तो आजीवन राजा बना रहने का अधिकारी था और बाल्डविन प्रधानमंत्री था जो चुनाव से संभव था, तो वह उसे उत्साहित कर रहा था। उस समय मजदूर दल विरोधी दल में था, उनका बहुमत न था। मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या यह अच्छा न होगा कि इस बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए। कौन सी बात को लेकर के, कौन सी बात को लेकर के कि वह राजा का विरोधी बन गया है और बहुत से लोग जो ऐसे हैं वो राजा के कृपा पात्र थे, विश्वास पात्र थे, राजा के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते थे। तो इसका फ़ायदा, इसलिए चर्चिल ने ऐसी सलाह दी कि इस बात को लेकर के बाल्डविन को हराने का प्रयास किया जाए। तो ये भी क्या है, ये भी विधान संबंधी नैतिकता के विरुद्ध कार्य है। यानी कि गलत तरीके से किसी को हराने का प्रयास करना भी विधान का विरोधी कार्य है। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मजदूर दल ने इस बात पर गंभीरता से विचार किया था कि क्या ये अच्छा न होगा कि इसी बात को लेकर श्री बाल्डविन को हराने की कोशिश की जाए, क्योंकि राजा के प्रति वफादार होने के कारण अनुदार दल के बहुत से लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो सकते थे। अनुदार दल जिसका नेता था बाल्डविन, जिसकी सरकार थी बनी हुई, तो यहाँ पर अनुदार दल में ही बहुत सारे व्यक्ति ऐसे थे जो राजा के कृपा पात्र थे। यदि उनको गुमराह किया जाता तो वे बाल्डविन से उसके विरोधी बन सकते थे। लेकिन देखो लेखक क्या कहते हैं, लेकिन मुझे याद है कि स्वर्गीय प्रोफेसर लास्की ने हेराल्ड क्या है, पत्र था उस समय, एक राजनीतिक पत्र, हेराल्ड में क्या लिखा, हेराल्ड में कई लेख लिखकर मजदूर दल के किसी ऐसे प्रयास की निंदा की, यानी कि मजदूर दल ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा। उन्होंने कहा, हमारी यह, अंडरलाइन करें आप, उन्होंने क्या कहा कि हमारी यह परंपरागत मर्यादा है कि बादशाह को प्रधानमंत्री की सलाह माननी ही चाहिए। यानी कि राजा जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह मानने के लिए क्या है, बाध्य है। यदि हम इस प्रश्न को खड़ा करके श्री बाल्डविन को हरा देंगे तो ऐसा करना हमारी ही गलती होगी। क्यों? क्योंकि ऐसा करने से बादशाह को बल मिलेगा, यानी कि राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली सुदृढ़ हो जाएगी और जो राजनीति है, जो शासन व्यवस्था है वो खोखली बनी रहेगी, नहीं खोखली हो जाएगी। मजदूर दल ने उसकी सलाह मानी और ऐसा कुछ भी नहीं किया। तो कहने का आशय ये है कि जो विधान संबंधी नियम बनाए जाते हैं उनका दृढ़तापूर्वक पालन होना ही चाहिए, अनैतिक तरीके से कार्य नहीं होने चाहिए, जिससे कि प्रजातंत्रात्मक शासन प्रणाली जो है सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो सके। तो आज हम यहीं तक रखते हैं और इसके आगे हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जो प्रश्न आपको दिए हैं बिल्कुल आप वो प्रश्न साथ ही साथ करते जाएं, जिससे कि आप पर अधिक कार्यभार नहीं रहेगा, एक साथ काम नहीं करना पड़ेगा। तो ये सारे प्रश्न आप कर लें, परीक्षा में आने जैसे प्रश्न हैं। धन्यवाद।